हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आज हम अपनी नई इस यूनिट की शुरुआत करेंगे। एक नई यूनिट का आरंभ बच्चे हम आज लोग कर रहे हैं। शालिनी, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से बच्चे आप लोग जिसको कहेंगे, जिस यूनिट को आप सभी के द्वारा जाना जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा के नाम से बच्चे आप लोग जिसको जानते हो। बड़ा शानदार टॉपिक है और अच्छा भी है, समझ में आने के लिए भी आसान है। कंसेप्ट को आप रिलेट कर पाओगे, जोड़ पाओगे। पिछली यूनिट जो आपने की थी उसमें कंसेप्ट को रिलेट कम कर पा रहे थे, क्योंकि उस यूनिट के अंदर जो कंसेप्ट थे वो इमेजिनेशन बेस्ड ज़्यादा थे। आपको बहुत ज़्यादा उनका अपने सामान्य जीवन में ज्ञान नहीं था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ोगे वहाँ पर आपको यूनिट्स के अंदर जो कंसेप्ट आप लोगों के द्वारा पढ़े जाएंगे उनका दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग है। देखिए बच्चे, मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करने से पहले आपका फाउंडेशन एक बार स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। और एक टर्म मुझे दिखाई दे रही है, आपको भी दिख रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत बच्चे जिसको हम बोलते हैं, एक टर्म आप सभी के सामने है। देखो यार, जब सबसे पहले चार्ज की डिस्कवरी की गई थी ना, आवेश की जब खोज की गई, तो पहले उसका नाम इलेक्ट्रिक रखा गया था। चार्ज जिसको आप आज बोलते हो, आज आवेश प्यारे बच्चे जिसको आप पुकारते हो, उसको इनिशियली हमने इलेक्ट्रिक नाम दिया था। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है ना, ये डायरेक्ट इसका संबंध किससे होगा? डायरेक्ट संबंध होगा बच्चे चार्ज। डायरेक्ट इसका रिलेशन होगा चार्ज या आवेश के साथ में। ठीक है, आवेश के साथ में प्यारे बच्चे इसका सीधा सीधा संबंध होगा। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। आवेश के साथ में, चार्ज के साथ में इसका रिलेशन होने वाला है आपका। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप सभी के सामने है, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। जहां चार्ज वहां इलेक्ट्रिसिटी। अब यार, चार्ज है वहां इलेक्ट्रिसिटी है, तो सर चार्ज की अवस्थाएं कितनी हो सकती हैं? भाई किसी भी जगह पे चार्ज है तो हो सकता है कि वो स्टैटिक पोजीशन में हो सकता है वो चार्ज विराम अवस्था में हो, या फिर हो सकता है कि वो चार्ज आपका मोशन में हो, गति में हो। चार्ज की दो प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं बच्चे। दो प्रकार की अवस्थाएं चार्ज की हो सकती हैं, या तो सर रेस्ट पोजीशन में हो सकता है, या मोशन में हो सकता है, गति में भी हो सकता है। देखिए बच्चे, जब चार्ज रेस्ट में है, आपके दैनिक जीवन का एग्जाम्पल आपने भी स्कूल में किया होगा। आप स्कूल में एक पेन लेते थे, बालों के साथ रब करते थे, तो आप देखना पेन के साथ में कागज के छोटे मोटे पार्टिकल चिपकने लग जाते थे। रीजन क्या था? इसके ऊपर चार्ज आ जाता था। और पेन प्लास्टिक का बना हुआ था। प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता नहीं है, विद्युत का चालक नहीं होता, तो चल तो नहीं पाएगा। लेकिन एक बार के लिए उत्पन्न जरूर हो गया। तो ये चार्ज चल नहीं पाता था। पेन को रब किया, कंघे को रब किया, उसके ऊपर चार्ज आ गया बच्चे, ये स्टैटिक में होता था। तो ये जो चार्ज था ना, बोलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैंने कहा जहां चार्ज वहां इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज चले चाहे ना चले वो बाद की बात है, लेकिन जहां चार्ज वहां इलेक्ट्रिसिटी। ये जो स्टैटिक पोजीशन में चार्ज था वहां भी इलेक्ट्रिसिटी थी। और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी उस विद्युत का नाम था स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत के ऊपर हमने पूरी यूनिट पिछली पढ़ी है। पिछली पूरी यूनिट स्थिर विद्युत के ऊपर थी। सारे फिनोमिनन हमने कई दिन, एक वीक से ज़्यादा उसको पढ़ा। सारे घटनाएं हमने उसकी पढ़ ली। अब अगर चार्ज मोशन कर रहा है, जैसे आपके पास कॉपर का एक वायर है, आपके पास बच्चे कॉपर का एक तार है, उसमें चार्ज आपका चल रहा है, तो मोशन में है। जब मोशन में होगा ना, तब भी एक इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उसी को कहा जाता करंट या धारा। तो हमने अब जो पढ़ना है इस यूनिट में, वो यही पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत मतलब चार्ज, करंट मतलब फ्लो कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो चार्ज के मोशन करने से जितनी भी घटनाएं होंगी बच्चे, उनको हमें जानना है यहां पर। अब जो करंट आप लोग जिसको बोला, इतना तो आप समझ ही गए ना कि सर हमने करंट या हमने धारा जिसको भी बोला है, जिसको पुकारा है, करंट हमने जिस चीज को पुकारा है प्यारे बच्चे, वो क्या हो गया? आपका फ्लो ऑफ चार्ज है ना।
अब करंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर। ये जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं बच्चे, इनके प्रवाह की दर को ही हम बोलते हैं करंट। आई से शो किया जाता है इसको, आई इसका सिंबल होता है, और जब फॉर्मूला वाइज लिखते हो तो क्यू बाई टी, क्यू मतलब चार्ज, टी यानी जितने टाइम में आपके फ्लो कर रहे हैं, और इसकी एस आई यूनिट जो होती है बच्चे करंट के लिए, उसको आप लोग कूलाम पर सेकंड बोल सकते हो, या इसी को हमारे द्वारा आज के टाइम पे एम्पियर कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। ये तो हुई बेसिक बात जो फाउंडेशन के लिए आपको मस्तिष्क में सेट करनी है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने कंसेप्टों को गहरा करना, उस लेवल तक पहुँचाना जिस लेवल तक हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहली बात तो मैं एक जो लिखा हुआ है आप सभी के सामने यहीं से शुरू करता हूं बच्चे। कभी आपसे पूछ ले कि भाई आपने ये तो बता दिया कि एस आई यूनिट 1 एम्पियर होती है, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर? 1 एम्पियर से आप क्या समझते हो? आप बोलोगे जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे, हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अगर हमारे घर पे कोई कंडक्टर है, कोई तार है, कोई वायर है, उसके अंदर प्रति सेकंड 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे भाई 1 एम्पियर की करंट है। 16 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, 16 एम्पियर की करंट है। तो जितने भी एम्पियर की करंट फ्लो कर सकती है मेरे भाई उतना ही होगा। आप देखना आपके घर पे जो बोर्ड लगे हुए ना, इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड लगे हैं जिनमें आप केबल लगाते हो, मोबाइल चार्ज करना है तो मोबाइल का चार्जर जहाँ लगाते हो, आप देखना उन बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कहीं पे 2 एम्पियर, कहीं पे 5 एम्पियर, कहीं पे 16 एम्पियर। तो अलग अलग कैपेसिटी होती है, मतलब उस बोर्ड के अंदर जो हमने वायर यूज किए हैं, जो तार यूज किए हैं ना, उस तार के अंदर कितनी करंट फ्लो कर सकती है। अगर हमें कहीं पे रोड लगानी है, पानी की रोड लगानी है, तो रोड लगाते हैं जहाँ पे वो वाला बोर्ड है, उसके जो वायर्स होंगे वो ज़्यादा एमएम के होंगे ताकि ज़्यादा एम्पियर की करंट फ्लो कर सके। छोटा मोटा मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाना है तो कम एम्पियर की से काम चल सकता है, हमारा 6 एम्पियर में चल जाएगा। तो मेरे भाई ये ध्यान रखना, एम्पियर का मतलब क्या है? 1 एम्पियर का मतलब है जब 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर सके। ज़्यादा फ्लो कर देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा फ्लो कर देंगे तो उस वायर की कैपेसिटी नहीं होगी, जल जाएगा वो। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपने कभी घर पे एसी इंस्टॉल करवाया होगा तो आप देखना बच्चे, एसी के लिए अलग से पूरी वायरिंग दोबारा से लगाई जाती है, मोटा वायर लगता है। रीज़न क्या है? उसकी कैपेसिटी ज़्यादा एम्पियर की होनी चाहिए, एसी को ज़्यादा करंट चाहिए। चलिए खैर, ये आती रहेंगी चीज़ें। अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दे की बात ये है मेरे भाई आपके सामने कि सर ये करंट की डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है? उस दिशा के बारे में अलग अलग लोगों ने अपने प्रिंसिपल अलग अलग हमें दिए हैं, और उन्हीं के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो बच्चे अगर डायरेक्शन की मैं बात करूं तो मैं आपको 2 व्यू अलग अलग लोगों के बताऊंगा कि भी करंट की डायरेक्शन क्या होती, दिशा क्या होती है। देखो, इनिशियल स्टेज पे, आरंभिक समय में डायरेक्शन के बारे में पहले ये माना जाता था कि भी जो हमारी करंट है ना, वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से लेकर निगेटिव चार्ज की तरफ चलती है। ये शुरुआती समय में माना जाता था, लेकिन बाद में हमें ये पता लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, तो भाई डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए, निगेटिव से पॉजिटिव होनी चाहिए। 2 बातें हमने सीखी भाई। अब डिसीजन ये लेना था कि भाई करंट की डायरेक्शन कौन सी है। देखो यार, एक बात समझो आप लोग, जो हमने पहले डायरेक्शन बताई थी ना, हमने इसको बोल दिया कन्वेंशनल करंट। हमने दोनों को सही मान लिया, दोनों को सही मान लिया, इसको हमने बोल दिया कन्वेंशनल करंट। आपसे कभी भी एक शब्द लिखा होना कि कन्वेंशनल करंट, मतलब वहां पे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव मानी जा रही है, और जहां पे निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब वहां पर एक शब्द यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट ये शब्द हमारे द्वारा प्यारे बच्चे यूटिलाइज किया जाएगा सर, ठीक है। वहाँ पे हमारे द्वारा एक शब्द यूज किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, जहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो, तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे द्वारा उसको बोला जाएगा सर, जाना जाएगा। तो डायरेक्शन 2 हैं, 2 नाम दे दिए।
एग्जैक्टली फिर भी मेरे भाई अगर मैं कहूँ नहीं सर हम दोनों नहीं मानेंगे, हम तो एक मानेंगे, किसी ने सिंपली बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या मानने सर? तो भाई हैं तो दोनों ही डायरेक्शन सही, बट एक कंक्लूजन निकालना हो तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बह रहे हैं उसके विपरीत दिशा में। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, यानी जो पहले विचार आया था परंपरागत। तो अब एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो मतलब करंट की डायरेक्शन एग्जैक्टली कौन से मानेंगे हम? पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी ये जो कन्वेंशनल वाली है ना, कन्वेंशनल वाली जो है, यही व्यू हमारे द्वारा ज़्यादा यूज किया जाता है, इसी को हम एक मानेंगे। अगर एक जवाब देना हो तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। मतलब ये हुआ, जैसे कोई बैटरी का सिंबल आप ऐसे लिखते हो, तो ये बड़े वाला डंडा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से निकलते हैं, ऐसे निगेटिव से निकलते हैं। और इस सर्किट को पूरा करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते और ऐसे पॉजिटिव की तरफ आते हैं। तो अगर आपसे कोई बोल दे करंट की डायरेक्शन क्या है इसमें, तो करंट की होगी ये वाली डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट, ये होगी मेरे भाई। सो करंट की डायरेक्शन प्यारे बच्चे हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट समझी जाती है। अब मुझे आप बताओ यार कि करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? बड़ा विवाद है इस बात पे। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है? आपने पढ़े हैं, सदिश राशि है या अदिश राशि है? दोनों ही चीजें प्यारे बच्चे आपने पढ़ी हैं। तो देखो यार भाई करंट के अंदर एक डायरेक्शन भी है, ओबीएस ही बात है, करंट के अंदर एक डायरेक्शन है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो मैंने दो टर्म्स आपको बोली हैं, मैंने कहा भाई मुझे बता दो कि करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सर सदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, अदिश है या सदिश है? तो हम एक बात कहते हैं सर, डायरेक्शन तो है डायरेक्शन, करंट के पास में सर दिशा है ऑब्वियसली। तो दिशा है तो वेक्टर होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर की डेफिनेशन तो यही होती है, वेक्टर की परिभाषा ही यही होती है बच्चे कि जिसके अंदर डायरेक्शन हो। तो आप बताओ अब ये है कि नहीं वेक्टर?
चलिए बच्चे, सो मैंने कहा भाई अब हमारे पास बात आती है कि ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर मेरे भाई ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इन दो बातों के ऊपर हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड बच्चे, 1 सेकंड का समय दीजिएगा मुझे। चलिए भाई, तो डायरेक्शन है तो वेक्टर होनी चाहिए, लेकिन वेक्टर होने के लिए एक बात याद रखिएगा बच्चे, हम किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर केवल तभी कहेंगे जब उसके ऊपर जो वेक्टर के नियम होते हैं, वेक्टर के लॉ होते हैं, वो लागू हों, वेक्टर के नियम है वो लागू हों। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, ये वेक्टर के नियम के हिसाब से नहीं चलती है, इसके ऊपर वेक्टर के नियम नहीं लागू होते। जैसे वेक्टर्स लॉ ऑफ, एक टेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा था, शुरुआत में मैंने एक यूनिट में आपको पढ़ाया था। एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो पढ़ाया था मैंने आप सभी को। ये दो नियम मैंने आपको पढ़ाए थे, वो लागू होंगे तो हम वेक्टर बोलेंगे। अब डायरेक्शन तो है ठीक है, लेकिन अकेले डायरेक्शन से डिसाइड नहीं होती ये चीज, तो मेरे भाई इसीलिए ये लागू नहीं होते। तो ये क्वांटिटी आपकी क्या बोलनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए सर ये तो स्केलर है, लेकिन स्केलर इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि डायरेक्शन है। अब कंफ्यूजन हो गया, तो इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन करने के लिए एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस की बच्चे, जिसको बोलते हैं टेंसर। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी ये तीसरी प्रकार की बच्चे टर्म है, टेंसर। तो अगर एग्जैक्टली देखा जाए मेरे भाई, तो करंट आपकी कैसी राशि है, टेंसर राशि है, मतलब जिसके अंदर डायरेक्शन तो है लेकिन जो वेक्टर एडिशन के नियम है ना वो लागू नहीं होते, इसलिए ऐसा मेरे भाई कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? आई होप आज के बाद क्लियर रखेंगे। बाई चांस ऑप्शन में टेंसर नहीं आता है तो फिर आप लोग इसको स्केलर ही बोल लेंगे, कोई इशू नहीं है बच्चे, बट एक्चुअली में क्या होती है, टेंसर राशि होती है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं बात आप सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से ये समझ में आई होगी। इसके बाद आ जाइए जरा, इसके बाद आ जाइए जरा नेक्स्ट थिंग पे, नेक्स्ट बात पे आ जाओ मेरे भाई। नेक्स्ट बात आपको क्या कह रही है, अब आते हैं यार कि करंट के लिए चार्ज चलना जरूरी है, चार्ज से करंट होगी, हमने जान लिया। अगर मैं इन सारी बातों को भूल के एक चीज आपको कहूं कि भाई करंट को कौन कैरी करता है, करंट आती कहां से है, एक सवाल का जवाब अगर मैं आपसे पूछूं, हु कैरी करंट, जो करंट की बात आप कर रहे हो, ये धारा की बात बच्चे आप कर रहे हो, इस धारा का वहन, इस धारा का वहन कौन करता है, इस धारा का वहन कौन करता है बच्चे। तो इसके लिए जवाब कुछ वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं
अगर आपके पास में मेटल है, अगर आपके पास प्यारे बच्चे धातु है कोई, तो धातुओं के अंदर क्या होते हैं भाई? धातुओं के अंदर होते हैं सर फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंदर करंट आपकी फ्लो करती है, धारा आपकी मेरे भाई बहती है। समझ में आ गई बात आप सभी को? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनमें आपकी धारा बहती है सर, फ्लो करती है। चलिए, इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ओके। अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, फिर कौन करंट कैरी करेगा? आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी होंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ा होगा, याद करो छोटी क्लास में। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, विद्युत अपघट्य विलयन है, ये जो मेरे भाई विद्युत अपघट्य विलयन जो है ना, ये जो है मेरे भाई विद्युत अपघट्य विलयन, ठीक है। तो इस विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर, अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता, पहले याद रखो। इसमें क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वो कैरी करते हैं। जैसे NaCl को पानी में डाल दो, पानी में डालोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा। टूटते ही साथ में क्या होगा? अब ये भी करंट फ्लो कर सकता है, ये भी। तो मेरे भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दोनों कर सकते हैं। ओके सर, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। अब सवाल उठता है, सर आपने इतनी सारी चीजें पढ़ा तो दी, अब ये तो बता दो कि करंट को इनिशिएट कौन करता है? अब सर मेरे पास में कॉपर का वायर मेरे पास घर पे रखा हुआ है, मैं जेब में रख के भी घूमता हूं, जिस दुकान से लेकर उस दुकान पे भी रखा था, उसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे थे, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो है। तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चीज ऐसी है जो करंट को सर उत्पन्न करती है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो दुनिया में हर जगह है सर, कुछ चीजों को छोड़ के, लेकिन सर करंट तो हमेशा नहीं होती है। कौन उत्पन्न करता है मेरे भाई? अब आइए, अब इस सवाल के चर्चा करते हैं, यहां से बड़े शानदार अपना कंसेप्ट शुरू होंगे। मतलब व्हाट इनिशिएट करंट? धारा को कौन उत्पन्न करता है? धारा को कौन उत्पन्न करता है मेरे भाई? ठीक है, धारा को कौन उत्पन्न करता है, ये आपका सवाल है, ये आपका जवाब है मेरे भाई। जवाब क्या है? जवाब तो अभी देना है हमें एक्चुअली में, ठीक है। ओके सर, देखो भाई, सीधा सा एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, एक सर्किट मैं आपके सामने बना के बताता हूं। पहले मान लीजिए जैसे ये सर्किट है, ये पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पूरे सर्किट के अंदर ये यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी प्यारे बच्चे क्या है सर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सब जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन सर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा है, इसलिए करंट भी नहीं है, आप डेफिनेटली कह सकते हो। लेकिन अगर मैं इसकी बजाय इसी सर्किट को यहां पर बना दूं ऐसे, और मैंने क्या कर दिया, मैंने इस सर्किट के अंदर ये एक बैटरी इंस्टॉल कर दी। अब ये बैटरी जैसे ही मैंने लगाई, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे मेरे भाई, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इन फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया प्यारे बच्चे? इन्होंने अब चलना शुरू कर दिया। जैसे ही बैटरी लगाई तो फ्री इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया मेरे भाई। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने यहां पे चलना शुरू कर दिया और करंट बन गई। तो करंट के लिए क्या लगा? बैटरी। अब बैटरी क्या करती है?
बैटरी का काम होता है पोटेंशियल क्रिएट करना, पोटेंशियल यानी विभव उत्पन्न करना, पोटेंशियल या विभव उत्पन्न करना प्यारे बच्चे, इसका काम होता है सर बैटरी का। बैटरी का पोटेंशियल उत्पन्न करना, बैटरी का काम होता है प्यारे बच्चे पोटेंशियल उत्पन्न करना। समझ में आ गई बात? पोटेंशियल उत्पन्न करना। ये जो पोटेंशियल उत्पन्न किया है हमने, ये जो मेरे भाई विभव उत्पन्न किया है, हमारे द्वारा जो विभव को उत्पन्न किया गया है, क्या मीनिंग है विभव का? मतलब है बैटरी का एक टर्मिनल तो कह रहा है, क्या कह रहा है? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन तुम कहीं भी जा सकते हो। और ये बड़े वाला डंडा जो है ना, इधर से बैटरी कह रही है भाई जल्दी आओ वरना मैं तुम्हें खींच लूंगी सबको। इधर से खींचना शुरू करती है, इधर से कह रही है मुझे दिक्कत तुम जाओ बेशक, इधर से खींच रही है, इधर से कह रही है मुझे दिक्कत नहीं है तो आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ये खींच रही है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू किया। ये खिंचाव जो है ना, यही खिंचाव पोटेंशियल कहलाता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, पूरी यूनिट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं। तो ये खिंचाव जो है ना, इसको पोटेंशियल बोलते हैं। बैटरी का काम यही होता है। बैटरी के चार्ज, देखो आप क्या करते हो, आप बैटरी को चार्ज करते हो। पहले बैटरी को आपने चार्ज किया, फिर बैटरी मोबाइल में लगाई, मोबाइल चल पड़ा। आप सोचते हो कि बैटरी में जो चार्ज तुमने स्टोर किया है ना, उसी को मोबाइल में फ्लो करती। नहीं भाई, बैटरी के चार्ज यहां नहीं जाते हैं, यहां है पहले से। अगर बैटरी ही चार्ज फ्लो करवा पाती तो प्लास्टिक में करके दिखाओ ना, फिर बैटरी जोड़ के। इलेक्ट्रॉन तो पहले ही होने चाहिए भाई जो फ्लो करते रहेंगे। बैटरी क्या करती है? बैटरी का जो चार्ज तुम करते हो ना, वो बैटरी कहां खर्च करती है? अपना काम करने में। उसके चार्ज खत्म होते ही दबाव डालने में। ये खिंचाव उत्पन्न करने के लिए बैटरी के चार्ज खत्म होते हैं। तुम खाना खाते हो ना, तुम खाना खाते हो, तुम्हारे काम करने में तुम्हारा खाना जो है उसकी एनर्जी खर्च होती है। समझ गए बात को? तो ये है भाई बैटरी का काम। चलिए सर, तो ये पोटेंशियल होता है। इस पोटेंशियल के कारण क्या होता है, आपका जो फंक्शन है बच्चे, वो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने वाला। पोटेंशियल को हम किससे शो करते हैं? पढ़ चुके हो आप लोग पीछे। पोटेंशियल को हम कैपिटल वी से शो करते हैं ना। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, सामान्यतः पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं इसको हम, विभवांतर के नाम से जानते इसको, विभवांतर बोलते हैं। तो बच्चे कैपिटल वी होता है इसका सिंबल, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। वोल्ट इसकी एसआई यूनिट होती है, याद रखिएगा। तो अगर पोटेंशियल की बात आई, समझ जाना, जो चार्ज को फ्लो करने के लिए प्रेशराइज करता है, उन पे खिंचाव उत्पन्न करता है, उन पे दबाव उत्पन्न करता है बच्चे। चलिए, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। ओके सर, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक व्यक्ति आए, तुमने नाम सुना होगा ओम का, और उन्होंने अपना एक नियम दिया। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाली, समझो। ओम आए, ओम ने कहा भाई देखो यार, अभी अभी हमने पढ़ा कि पोटेंशियल के कारण ही चार्ज फ्लो करता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल, उतना ज्यादा चार्ज हमारा फ्लो करेगा, बहेगा। कम पोटेंशियल होगा तो चार्ज भी कम फ्लो करेगा आपका, है ना। तो उसने कहा भाई, कंक्लूजन निकाल दी मैंने। क्या? ओम ने कहा सुनो, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। मतलब चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा मतलब करंट ज्यादा होगी। यानी इन्होंने अपना नियम बना दिया, बोले भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बहुत बच्चों वाली बात है, छठी लेवल की बात है ये अभी, लेकिन इस पे जो कंसेप्ट इनके ऊपर डिपेंड होकर के हम बढ़ाएंगे ना। आज फाउंडेशन तैयार कर देता हूँ सारा, फिर जब कंसेप्ट इनके ऊपर बढ़ के आएंगे, बड़े शानदार समझ में आएंगे, अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिलेशन दे दिया, बोला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। इन्होंने क्या कांस्टेंट लगाया था? R लगाया था, जिसको आप लोग रेजिस्टेंस बोलते हो। रेजिस्टेंस बोलते हो, रुकावट बोलते हो। कोई भी वैज्ञानिक कोई नियम बनाता है
तो फिर अपने कांस्टेंट जरूर लगाता है ताकि वो नियम उसका दुनिया में हर जगह लागू हो सके। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका फॉर्मूला था जो कि ओम ने दिया था आपको। आर एक नई चीज यहां से इंट्रोड्यूस होकर के आई थी जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चे? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मतलब क्या है? इसका मीनिंग है सर ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट यानी धारा के प्रवाह में रुकावट। धारा के प्रवाह में रुकावट। अभी तक हम जिन इलेक्ट्रॉन जिन चार्ज की बात कर रहे थे कि भाई ये चार्ज ऐसे ऐसे फ्लो करते जाएंगे और इनके फ्लो करने से क्या बनती है? करंट बनती है, धारा बनती है। तो अब वो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो रुकावट पैदा करते हैं। और इवनली दुनिया में हर मटेरियल रुकावट पैदा करता है। देखो हर मटेरियल के लिए बात बिल्कुल सही है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, सबके लिए सही है। लेकिन डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। अब एक बात बताओ, आप अपने घर पे बिजली का तार लगाया, एक हाथ से पकड़ा, दूसरे से पकड़ा, तो करंट ऐसी फ्लो करेगी, मर भी सकते हैं, मरेंगे ही सकते हैं क्या? लेकिन वही करंट आप देखना, आपने कई बार देखा होगा मेले में गए थे आप, मेले में से जो हम रिमोट वाली कार लाते थे ना, उस रिमोट वाली कार में बच्चे एक छोटी सी मोटर निकलती थी। रिमोट वाली कार में एक छोटी सी मोटर निकलती थी जो कि सेल, एक घड़ी वाला सेल लेकर के उस मोटर के साथ तार जोड़ दो, एक तार को सेल के दूसरी तरफ, एक को दूसरी तरफ पकड़ो तो मोटर घूमने लगती थी। ये बचपन में किया होगा सबने, नहीं किया तो शायद समझ ना पाए, लेकिन मेरे हिसाब से हर बच्चा करता है अपने बचपन में एक घटना। मोटर को सेल के साथ जोड़ के देखना, घूमती है, दोनों टर्मिनल तुमने पकड़ रखे हैं, उस तार के दोनों टर्मिनल पकड़ रखे हैं, मोटर भी घूम रही है। लेकिन तुम देखना एक बात कि मोटर में करंट जा रहा है, तुम्हारे हाथों में नहीं आ रहा। मोटर में करंट जा रहा है, तुम्हारे हाथों में नहीं आ रहा बच्चे। रीजन क्या है इसका बताओ? इसका रीजन ये है कि मेरे भाई तुम्हारे शरीर में उस करंट से ज्यादा रुकावट है, मतलब उस घड़ी के सेल का पोटेंशियल बहुत कम है, तुम्हारे शरीर का रुकावट ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तुम्हारे शरीर में करंट नहीं फ्लो कर पाया। तो हर चीज रुकावट देती है। लेकिन अगर हम ये सच में जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इसको कनेक्ट करके देखो, दोनों तारों को छू के देखो, तो भाई तुम्हारा रेजिस्टेंस कम पड़ जाएगा, वहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, फ्लो कर जाएगी बॉडी में से, मार सकती है। तो रेजिस्टेंस मतलब ये रुकावट है, हर चीज रुकावट पैदा करती है। रेजिस्टेंस के बारे में कुछ फैक्टर बताए गए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। कोई तार है, कोई वायर है, उस वायर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसमें रुकावट उतनी ज्यादा होगी। और कोई वायर का एरिया के हिसाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही रुकावट कम होगी। जितना मोटा तार होगा, एरिया ज्यादा होगा तो कम रुकावट उत्पन्न करेगा। और इसके हिसाब से हमने क्या किया, इन दोनों को मिला करके लिख दिया तो L बाई ए बन गया। प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट लगाया था, इक्वल टू का लगाया था, तो एक कॉन्स्टेंट लगाया था रो इंटू L बाई ए। ये रो जो सिंबल था ना, ये रो सिंबल क्या है, इस रो सिंबल को अगर हम निकालें तो रो को इधर रख लो, उधर R था, उधर A ऊपर L नीचे, तो ये रो का भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। और इस रो को क्या बोलते हैं, इस रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ये बहुत यूज होगा, रेजिस्टिविटी, और या फिर हम एक और चीज बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी सर इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से प्यारे बच्चे इसको हमारे द्वारा जाना जाता है। क्या चीज है ये, क्या अंतर है सर? ये रेजिस्टिविटी आपने एक और नई चीज निकाल दी, क्या मतलब है सर इसका? बताओ, पढ़ा होगा पहले आपने। तो रेजिस्टिविटी के ऊपर करेंगे चर्चा अगली क्लास में, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, ये फॉर्मूला ऐसे आया तो इसका क्या मीनिंग है। और फिर हमारे शुरू होंगे जो कंसेप्ट हैं, जैसे करंट डेंसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है,
उनके बीच की रिलेशन है, पोटेंशियल के रिलेशन है बच्चे, तो ये सारी बातों को हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज आपका बेसिक्स थोड़ा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इन टर्म्स के बिना आगे समझना मुश्किल है बच्चे। तो यहाँ तक करते हैं आज, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।